नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर में चलेंगे जहां एक वंश खत्म होता है और दूसरा शुरू। बात करेंगे शुंग राजवंश की और उसकी पूरी नाटकीय कहानी की। अच्छा, तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। एक साम्राज्य जो कोई 300 साल से खड़ा था, आखिर वो इतने अचानक और सबके सामने कैसे ढह गया? देखिए, मौर्य साम्राज्य का अंत कोई धीरे धीरे नहीं हुआ था। नहीं, इसका अंत हुआ एक झटके में, हिंसा के खुले प्रदर्शन के साथ, और वो भी कहा एक सैन्य परेड के ठीक बीच में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भारतीय इतिहास के इस दिलचस्प दौर में हम कहाँ-कहाँ से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाटलिपुत्र में हुए तख्ता पलट की। फिर देखेंगे पुष्यमित्र की विरासत में जो विरोधाभास है उसे। फिर ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान को समझेंगे। इसके बाद राजवंश की अस्थिरता पर नजर डालेंगे और आखिर में शुंग विरासत क्या रही, इस पर बात करेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 185 ईसा पूर्व में। जगह है मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। अब इस पूरे बदलाव के केंद्र में जो शख्स है उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। वो अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ का ब्राह्मण सेनापति था। और यही वो आदमी था जिसने एक ही झटके में पूरे के पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंका। और यहीं से एक बहुत जरूरी ऐतिहासिक सवाल उठता है, आखिर इस तख्ता पलट के पीछे वजह क्या थी? अब देखिए, इतिहासकार इस नाटकीय घटना के पीछे दो बड़ी वजह बताते हैं। एक तो ये कि ये एक कमजोर राजा के खिलाफ एक अंदरूनी विद्रोह था, या फिर दूसरी थियरी ये है कि ये मौर्य साम्राज्य की तरफ से बौद्ध धर्म को जो जबरदस्त संरक्षण मिल रहा था उसके खिलाफ एक ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया थी। तो चलिए अब जरा पुष्यमित्र के शासनकाल के आसपास जो मुख्य बहस है उसे समझते हैं, क्योंकि यहीं से उसकी विरोधाभासी विरासत खुलकर सामने आती है। अब ये बात सच में बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक ही शासक की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ तो कुछ ऐतिहासिक विवरण हैं जो उसे बौद्धों पर जुल्म करने वाला बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास पुरातात्विक सबूत हैं, जैसे कि सैंची और भरहूत के महान बौद्ध स्तूप जिनका उसने जीर्णोद्धार करवाया था। तो फिर सच क्या है? और बस यही तो इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जो आरोप किताबों में मिलते हैं उनके समर्थन में कोई ठोस पुरातात्विक या पक्का सबूत है ही नहीं। तो एक तरफ जहां जुल्म के सबूत थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ब्राह्मण समर्थक सांस्कृतिक बदलाव के सबूत काफी मजबूत है। पुष्यमित्र ने क्या किया कि उसने अश्वमेध जैसे पुराने वैदिक यज्ञों को दोबारा शुरू कर दिया। ये अपनी शाही ताकत साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा अश्व बलि अनुष्ठान होता था, और ये कदम मौर्यों की बौद्ध अहिंसा वाली परंपरा से एकदम साफ और जानबूझकर किया गया एक अलगाव था। और इस सांस्कृतिक बदलाव का असर बहुत गहरा हुआ, समाज पर, धर्म पर, भाषा पर। हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था को जैसे एक नई जान मिल गई। ब्राह्मण जाति का दबदबा बढ़ गया और संस्कृत भाषा, उसका महत्व बहुत बढ़ गया। इतना कि पुष्यमित्र ने महान संस्कृत व्याकरणविद पतंजलि को भी संरक्षण दिया, जिनका काम संस्कृत को एक मानक रूप देने में मील का पत्थर माना जाता है। पुष्यमित्र ने 36 साल तक राज किया और 151 ईसा पूर्व में उसकी मौत हो गई। लेकिन जो राजवंश उसने शुरू किया था वो अपनी ताकत बनाए रखने के लिए जूझता रहा। ये जो टाइमलाइन है ना, ये साफ दिखाती है कि पहले दो राजाओं के बाद, यानी पुष्यमित्र और उसके बेटे अग्निमित्र के बाद, राजवंश में कितनी जल्दी उथल-पुथल मच गई। उसके बाद के सालों में तो उत्तराधिकार को लेकर कुछ साफ ही नहीं है। आंध्रक, पुलिंदक, घोष जैसे कई नाम सामने आते हैं जो बस यही दिखाते हैं कि सत्ता कितनी अस्थिर और कमजोर हो चुकी थी। और विडंबना देखिए, शुंग राजवंश का अंत भी ठीक वैसे ही हुआ जैसे उसकी शुरुआत हुई थी, एक हत्या के साथ। आखिरी राजा देवभूति को उसी के मंत्री वासुदेव कण्व ने मार डाला और फिर कण्व राजवंश की नींव रखी। तो इस छोटे लेकिन बहुत ही अहम शुंग काल से आखिर हम क्या समझ सकते हैं? इसकी विरासत क्या थी? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी सारी राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद शुंग काल सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान को बल दिया, संस्कृत भाषा को प्रोमिनेंस दी और कला में भी नए नए विकास हुए। इन सब चीजों ने आगे चलकर भारतीय इतिहास की दिशा तय की। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है
जब इतिहास की किताबें और जमीन पर मिले सबूत दो अलग अलग कहानियां सुना रहे हों, तो हमें किस पर यकीन करना चाहिए?